किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एआर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या मैच द फॉलोइंग ज्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा इस प्रोसेस से। एनसीईआरटी में चीजें क्या होती हैं, बीच बीच की मिसिंग होती है। एनसीईआरटी इज लाइक पजल, जो आपको सॉल्व करना है, जो आपको कनेक्ट करना है। जो चीज आपकी गलत हो जाती है, जिस चीज पे आपको पनिशमेंट मिल जाता है, वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। यही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर ऋषभ चौबे और आज हम बात करेंगे कैसे बॉटनी में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है। इवन जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा, आप अकेले इस सब्जेक्ट में नहीं, आप हर सब्जेक्ट में से फुल मार्क्स ला सकते हो। और इवन इस सब्जेक्ट में नहीं, आप किसी भी एग्जाम में से फुल मार्क्स ला सकते हो, किसी भी एग्जाम में दुनिया के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे एआईपीएमटी की, उस समय क्या हुआ कि मतलब मेंस का एग्जाम था। हमारे टाइम पे प्री और मेंस का एग्जाम हुआ करता था, मेंस रिटन एग्जाम होता था। अब जब मेंस का एग्जाम देने हम लोग पहुंचे, तो मैंने वहां पर क्या देखा, कई सारे बच्चे कोचिंग का मॉड्यूल लेके पता चले राइजोपस, एल्ब्यूगो, फ्यूनेरिया, म्यूकर, इन सेलेजिनेला, इनकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, रैबिट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया है तो वो पढ़ रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि वो सिलेबस में नहीं है। याद रखना, सिलेक्ट ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सर कैसे पता चले? हम तो छोटे से बच्चे हैं। इसका एक बहुत ही सीधा सा तरीका होता है, अच्छे से समझना। हर सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, दुनिया के किसी भी एग्जाम को आप दे दो, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। क्या रिपीट होते हैं? कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस ऑफ पास्ट 8 years। आपको 8 साल के पेपर्स का एनालिसिस करना है। इससे ज्यादा आपको नीट में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप 2015 तक जा सकते हो। मतलब आपको कहां तक जाना है? अप टू 2015। समझ में आ गया? अप टू 2015। मतलब और क्लियर कर दे रहा हूं, 2015 से लेके 2023 के पेपर्स को आपको एनालिसिस करना है। कैसे? आपको यह नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या आया, आपको यह देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया। सपोज करिए ग्लाइकोलिसिस के एटीपी के ऊपर क्वेश्चन था। कहां पर क्वेश्चन था? ग्लाइकोलिसिस के एटीपी। कहां पर आया? ग्लाइकोलिसिस एटीपी। तो आप क्या करोगे, इसको आप अपने नोट्स में मार्क करोगे। आप नोट्स चाहो तो और सिंपल बनाना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी में मार्क करो। कैसे मार्क करोगे? आप एनसीईआरटी में मार्क कर लो और उसके सामने स्टार बना के लिख लो 2023। समझ में आ गया? क्या करो? 2023। फिर आप 2022 का पेपर देखो, रेस्पिरेशन में जितने क्वेश्चन आए थे उनको मार्क करो, उसको अंडरलाइन करो, मार्क करो। और मार्क करने के बाद में आप स्टार बना के उसके सामने लिख लो 2022, 2021। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे गए, आप क्या करोगे, उनको ऐसे स्टार बना लो, वहां पर मार्क कर लो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है और कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है। 2015 से 17 तक ट्रेंड अलग था, 17 से 20 तक ट्रेंड अलग था, 21, 22, 23 ट्रेंड अलग था। तो क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, एआर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या मैच द फॉलोइंग ज्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको पता चलेगा इस प्रोसेस से। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको हर एग्जाम निकालने का वो तरीका बता रहा हूं। यदि आपको पता है व्हाट टू रीड,
समझ में आ गया? तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप इस तरीके से उसको क्या करोगे, मार्क कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा सर क्या इन्हीं इन्हीं को पढ़ना है? नहीं, पढ़ना सब है लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि आप सब कुछ पढ़ो और इनको छोड़ के चले जाओ। आपको सब पढ़ना है, सब पढ़ना है और इनको ज्यादा बार पढ़ना है, क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखेंगे आपको। हमेशा आपको क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए दिखेंगे हमेशा। समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। ये मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है। आप बिल्कुल टॉपिक्स बना लीजिए भाई। 2023 में अपनी डायरी में नोट कर लो, 2023 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, 2022 में इससे आया था, 21 में इससे आया था। आप खुद लिंक करते जाओगे। जैसे आप मुझे बताओ, यदि आप बॉलर को समझ गए कि वो कैसी बॉल डालने वाला है तो आप उस पर 6 मार सकते हो। लेकिन यदि आप उसकी बॉल को नहीं समझ पाए, कि पता चले वो ऐसे फेंक रहा है कि भाई वो अंदर आएगी या बाहर चली जाएगी, तो आप आउट हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनर को समझना है, इस बात को समझो। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात कर रहे हैं हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे है। अब कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, पवन, एलिफेंट, फेस्टिवल, फूड, केरला। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? आप मुझे बताओ, पवन, एलिफेंट, फेस्टिवल, फूड एंड केरला, ये लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ऐसे ही होती है, एनसीईआरटी ऐसे ही होती है। एनसीईआरटी में चीजें मिसिंग होती हैं। एनसीईआरटी में चीजें क्या होती हैं, बीच बीच की मिसिंग होती हैं। एनसीईआरटी इज लाइक पजल, जो आपको सॉल्व करना है, जो आपको कनेक्ट करना है। अब आप मुझे बताओ हम किसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो जरा, सीक्वेंस में भी नहीं है। पवन गया केरला, कहां पर गया आप मुझे बताओ जरा। पवन वेंट टू केरला, कहां गया आप मुझे बताओ जरा। वेंट टू केरला, ये हमने ऐड किया, देखते जाना जरा। केरला में आप मुझे बताइए जरा, वो कहां पर अटेंड किया उसने। अटेंड फेस्टिवल। क्या अटेंड किया उसने? अटेंडेड फेस्टिवल। क्या किया आप मुझे बताओ जरा। अटेंडेड फेस्टिवल। और उस फेस्टिवल में आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये फेस्टिवल नीचे बना हुआ है, ये देखो जरा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं केरला में आप मुझे बताइए जरा, उसने क्या अटेंड किया। अटेंडेड फेस्टिवल। क्या अटेंड किया? अटेंडेड फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में वो किस पर बैठकर गया? आप मुझे बताओ जरा। एलिफेंट पर बैठ के गया और जाके वहां पर उसने खाना खाया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी होती है। मतलब ये पजल की तरह होती है, जिक्सा पजल की तरह होती है, जिनको आपको कनेक्ट करना होता है। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसको कनेक्ट करेंगी? तो ये जो जिक्सा पजल है, ये जो पजल बना हुआ है, इस पजल को आप मुझे बताइए जरा, क्या बोलेंगे? नोट्स। क्या बोलेंगे? नोट्स। और क्या बोलेंगे? क्वेश्चंस या फिर डीपीपी। तो ये जो यहां पर बीच में मिसिंग लिंक है, जो कड़ी बनी हुई है, आप खुद देखो जरा, आप खुद देखो यहां पर कितना सिंपल सा है। आप ध्यान से देखना, यहां पर आप मुझे बताओ। अब आप देखो इस तरीके से एनसीईआरटी बनी हुई है। आपने क्या बोला? पवन गया केरला। केरला में आप मुझे बताइए जरा, क्या हुआ? वो फेस्टिवल अटेंड करने गया और हाथी पर बैठ के आप मुझे बताओ जरा, वो खाना खाने गया। तो इस तरीके से आप देखिए जरा, ये क्या बन गया? यहां पर हमने उसको कनेक्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया? उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मिसिंग लिंक है, ये मिसिंग लिंक कनेक्ट होगी किसकी मदद से? नोट्स की मदद से। किसकी मदद से? आप मुझे बताइए जरा। नोट्स की मदद से। तो क्या पहले हमको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? नहीं। नोट्स एंड डीपीपी, यदि आप डीपीपी, जैसे पीडब्ल्यू में हम लोग डीपीपी देते हैं, यदि आप किसी और इंस्टीट्यूट में हो तो डेफिनेटली उसका मॉड्यूल होगा या पैकेज होगा। मॉड्यूल हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इनमें से किसी एक चीज को करना। आइदर इसको करना या फिर और इसको करना, दोनों को नहीं करना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। याद रखना, आप किसी भी एक चीज को उठा के मल्टीपल टाइम्स कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? एक चीज को उठा के मल्टीपल टाइम्स कर लो, सिलेक्शन हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए एनसीईआरटी को स्टार्ट करने से पहले आपको वो जो बीच की मिसिंग लिंक है उनको भरना जरूरी है, वो है नोट्स। तो आगे बढ़े।
देखो जरा, अब नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझो, नोट्स में दो चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला डायग्राम्स, आप डायग्राम्स के फॉर्म में करो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, डायग्राम्स लंबे समय तक याद रहते हैं। आप प्री हिस्टोरिक आर्ट में भी जाओगे तो डायग्राम बनाना आसान होता है। आप जाओगे हजार हजार कई हजार साल पुरानी पेंटिंग से, और वो पेंटिंग्स को देख के सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। इसका मतलब आप समझो जरा कि पहले के टाइम में सिंपलेस्ट वे, जब इंसान कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, वो क्या करता था, पिक्चर बना के पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करके अपनी बात को सबके सामने प्रेजेंट कर देता था। इवन आज भी हम उन बातों को समझ जाते हैं। तो इसीलिए डायग्राम्स होना चाहिए। समझ में आ गया? जितने ज्यादा डायग्राम्स रहे उतना ज्यादा बेटर है साइंस को समझने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, ये मैंने बना दिया, इसको टोपी पहना दी, टोपी वाला एंजाइम, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, टोपोआइसोमरेज। अब देखो जरा, टोपोआइसोमरेज दो काम करता है। समझ में आ गया? एक जैसे मान लो ये मैंने इसको बना दिया, ऐसे साउथ इंडियन मूवी देखी है, बताओ जरा, उसमें से लुंगी ऊपर करके वो ऐसे नारियल काटने वाला लेके निकल जाते हैं, ये इसके पास है। तो ये भी क्या करेगा, एक हाथ से काटेगा। समझ में आ गया? एक हाथ से काटेगा और दूसरे हाथ से क्या करेगा, आप मुझे बताओ जरा, जोड़ेगा। ये मैंने यहां पर फेविक्विक लगा दी, ये क्या करेगा, जोड़ेगा। तो देखो नाम ही सब कुछ बता रहा है, ऐसा एंजाइम जो काट रहा है और जोड़ रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो देखो इस डायग्राम ने आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, टोपोआइसोमरेज। आइसोमरेज आप समझ जाते हो, जिसमें कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेंज नहीं करेगा, बस उसके अपीयरेंस को बदल देगा। समझ में आ गया? तो ये डायग्राम बता रहा है, एक से काट रहा है, दूसरे से जोड़ रहा है, एक से काट रहा है, दूसरे से जोड़ रहा है। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लो चार्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट बनाना क्यों जरूरी है? देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, पेंडोरा बॉक्स की तरह होता है। आप ऐसे समझो, एक बड़ा सा बॉक्स है, समझ में आ गया, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल बॉक्स रखे हुए हैं। जैसे ये मैंने बना दिया, एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है। हर बॉक्स में ताला डला हुआ है, हर बॉक्स में क्या डला हुआ है, ताला डला हुआ है। समझ में आ गया? तो जब तक आप ये वाला बॉक्स नहीं खोलोगे, आप जैसे ये वाला बॉक्स खोलोगे, आपको ये वाले बॉक्स की यहां पर की मिल जाएगी, ये वाले बॉक्स की आपको की मिल जाएगी जो इसको खोल देगी। समझ में आ गया? जब आप इसको खोलोगे तब क्या हो जाएगा, यहां पर एक दूसरी की होगी जो इसके लिए रहेगी। फिर आप मुझे बताओ जरा, और इसको खोलोगे तो यहां पर ये की होगी, इसको खोलेगी। तो आप मुझे बताना, ब्रेन इस तरीके से इंफॉर्मेशन को याद रखता है। ब्रेन क्या करता है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। सारी एक साथ करोगे नहीं होगा। समझ में आ गया? नहीं होगा। यदि आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, नहीं बनेगा। इसी तरीके से आप यदि सारी इंफॉर्मेशन एक साथ याद रखने की कोशिश करोगे नहीं बनेगा। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा करके करो। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, मान लो आपकी क्लास में 200 बच्चे हैं, तो आप क्या पहले दिन जाके 200 बच्चों का नाम याद कर पाते हो? नहीं। लेकिन महीने, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको सब कुछ याद हो जाता है। इवन वो कहां रहता है वो भी याद हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि धीरे 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 हम सब चीज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि कोई कॉन्सेप्ट, यदि कोई एग्जाम्पल आपको एक साथ याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके करो। आज 2 एग्जाम्पल कर लो, कल 2 एग्जाम्पल कर लो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, बीच में 2 एग्जाम्पल रूट के पढ़ लिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बीच में 2 एग्जाम्पल स्टेम के पढ़ लिए। आप मुझे बताओ, बीच में बोर हो गए, बीच में आपने प्रेजेंटेशन का एग्जांपल पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप उनको एग्जांपल्स को बीच बीच में इंट्रोड्यूस करो, तो क्या होगा, छोटा छोटा पार्ट होता जाएगा। और फ्लो चार्ट कैसे बनाते जाओगे, कनेक्ट करते जाओ। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मान लो हम क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं, तो क्रेब्स साइकिल नाम बता रहा है क्रेब, हैंस क्रेब, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल है। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसीलिए उसको टीसीए साइकिल बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मजे की बात है, आप मुझे बताओ जरा, एक टीसीए साइकिल में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गया ना, हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक, उसमें NADH भी कितने मिलते हैं एक साइकिल में? 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, और मिलते भी कितने हैं? 3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट में उसको कनेक्ट करते जाओ। और सबसे लास्ट है, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो, हर टीचर बहुत बढ़िया होता है। अपने टीचर पर ट्रस्ट करो।
समझ में आ गया? क्योंकि जब तक आप उस टीचर पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं आ पाएगा। आप उसके नोट्स को मल्टीपल टाइम्स कर डालो। हमेशा याद रखो, हर सब्जेक्ट के नोट्स को आप मल्टीपल टाइम्स कर डालो। जब आप बिल्कुल नोट्स में परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, डीपीपी या क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। जितना दूर दूर लिख सकते हो उतने दूर दूर लिखो। सर क्या इंपॉर्टेंस है दूर दूर लिखने का? अब समझना जरा। आप लास्ट में मान लो आपने एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना दिए, कभी मत बनाओ शॉर्ट नोट्स। समझ में आ गया? शॉर्ट नोट्स कभी मत बनाओ, याद रखना इस बात को। क्लियर है? मैं भी आपको बताऊंगा आपको क्या बनाना है। आपने एक पेज में पूरा चैप्टर लिख लिया, आखिरी में आप करके देख लो, आप करके देख लो, एक महीने पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था ना, आपने यदि उसको एक पेज में बनाया था, अब उसको देख लो करके। आपको 1-2 घंटा लग जाएगा उसको पढ़ने में, पक्का टाइम लग जाएगा। और जब आप लास्ट में ये देखोगे यार 1 घंटे में केवल एक पेज हुआ, 1 घंटे में एक पेज हुआ, तो आपको डिप्रेशन आएगा। दूसरी तरफ आप क्या करो, आप दूर दूर करके लिखो। समझ में आ गया? दूर दूर करके लिखोगे तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप देखोगे यार 1 घंटे में तो मेरे 15-20 पेज हो गए, 30 पेज हो गए, 40 पेज हो गए। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आपका दिमाग, आप खुद अपने दिमाग को क्या कर रहे हो, बेवकूफ बना के दिमाग में डाल रहे हो। तुमने पढ़ा है, तुमको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। और ये जब तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाएगा तो तुम्हारी अपने आप स्पीड बढ़ेगी, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए जो जीतता है वो जीतता चला जाता है, जो हारता है वो हारता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली ये फीड करते हैं। तो ये सबसे पहले आप सुधारो, आप दूर दूर लिखो जिससे जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। रिवीजन ऐसे करो जैसे 5 मिनट बाद एग्जाम है। कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ो जैसे सदियां पड़ी हुई हैं। यह बिल्कुल सीधा सा फंडा है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद आप मुझे बताइए जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी मैंने एनसीईआरटी नहीं बताई कैसे पढ़नी है, अभी मैं उसके ब्लैंक्स को भर रहा हूं, मैं उन ब्लैंक्स को भर रहा हूं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम वेयर एंड हाउ, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो, यदि आपका इंस्टीट्यूट आपको डीपीपी देता है, जैसे हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं, तो उनको कर सकते हो। समझ में आ गया? और यदि आप नहीं हो पीडब्ल्यू में, तो पक्की बात है आप जिस इंस्टीट्यूट में हो आपको उस इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिया होगा। और यदि मान लो आप इंस्टीट्यूट में भी नहीं हो, समझ में आ गया, तो आप मुझे बताइए, और या इंस्टीट्यूट में उनका मॉड्यूल नहीं है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा लो, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा लो। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव बुक अच्छी आती है, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक लेटेस्ट पैटर्न की उठा लो। समझ में आ गया? से लेटेस्ट पैटर्न की बुक, जैसे अपनी एमटीजी की फिंगर टिप है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे है। उसके बाद में एक सिंगेस की A to Z है, वो उससे ज्यादा बेटर लेटेस्ट पैकेज उस पर है। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक उठा सकते हो। समझ में आ गया? कोई भी एक बुक उठा सकते हो, लेकिन इन तीनों में से आपको एनी वन करना है। इस बात को आप समझो, सॉल्व एनी वन, केवल एक को सॉल्व करना है, तीनों को नहीं करना है। सर 3 को कर लेंगे तो क्या एम्स में पहुंच जाएंगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? याद रखना, इनमें से किसी एक को उठाओ, एक को उठाओ और मल्टीपल टाइम्स कर डालो। डीपीबी कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स कर डालो। मॉड्यूल कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स कर डालो। इसको देखना भी नहीं। फिर यदि मॉड्यूल कर रहे हो तो इनको देखना भी नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक कर रहे हो तो इनको देखना भी नहीं। समझ में आ गया? किसी भी एक को उठाओ और मल्टीपल टाइम्स कर डालो। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। अब कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे बड़ा आप ये समझ लो सीक्रेट है, जो मैं आपको आज बता रहा हूं। अच्छे से समझना। जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए जरा यहां पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप समझना। आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्राइकोम। ठीक है, आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, इसको आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने इसको पढ़ा, इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, इसको पढ़ा, इसको सॉल्व करना। चलो मैं यहां पर नंबर लिख दे रहा हूं, 101, 102, 103, 104, 105, 106। क्लियर है? और इसी को मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपके तरीके से और मेरे तरीके से। क्लियर है? आपका तरीका और करेक्ट वे, ये ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? ये ऐसा नहीं कि आपको इस एग्जाम में काम आएगा, इसकी मदद से आप ऑल इंडिया पीजी भी क्वालिफाई कर सकते हो। समझ में आ गया? मेरे कई सारे स्टूडेंट ने अभी क्वालिफाई किया है इन्हीं तरीकों को फॉलो करके। क्लियर है? तो ध्यान से समझो। आप एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो, मान लो आपने इसको क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, इसको भी आपने क्या किया, सॉल्व किया। अब आपको नहीं बना तो आप इसमें कॉपी खोल के बैठ गए। ठीक है, आपने क्या स्टार्ट कर दी, रीडिंग। क्या स्टार्ट कर दी, रीडिंग। क्लियर है? इसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको सॉल्व किया, इसको आपने सॉल्व किया, ये नहीं बना, फिर से कॉपी खोल के बैठ गए, इसको सॉल्व किया। रॉन्ग वे,
बिल्कुल गलत तरीका है। यदि आप इस तरीके से करोगे आपको डिप्रेशन आएगा ही आएगा, 100% आपको डिप्रेशन आएगा। याद रखना आपको कैसे करना है, समझो। आपको इस डीपीपी को या इस बुक को भी आपको राउंड्स में करना है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन आप देखा, नॉट ट्रू। आपको इमीडिएटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाओ। ऑल आर द फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सेप्ट नॉट, मिसमैच, इनकरेक्ट, ऐसे वर्ड मिल जाए। कौन कौन से? नॉट, मिसमैच, इनकरेक्ट, ऐसे वर्ड मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी फर्स्ट राउंड में नहीं करना। फर्स्ट राउंड में हमेशा देखो, जब हम कोई भी बुक को स्टार्ट करना या इवन एग्जाम में बैठते हैं ना, तो शुरू में हमारा ब्रेन धीरे धीरे चलता है। समझ में आ गया? और उन धीरे टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन में फंस गए तो आप उलझते चले जाओगे, उलझते चले जाओगे। मतलब एग्जामिनर ऐसे पेपर सेट करता है, जैसे मान लो आप इस रोड पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, एकदम से ब्रेकर आ गया, तो एकदम से ब्रेकर आएगा तो क्या होगा, उसके काफी दूर तक आपकी स्पीड कम रहेगी। एग्जामिनर ऐसे क्या करता है, पेपर सेट करता है। तो आपको एग्जामिनर के ट्रैप पे नहीं फंसना, क्या करना है, ब्रेकर के साइड से निकल जाना है। पहले उन क्वेश्चंस को करो जो क्वेश्चन देख के आंसर आता है, और देख के आंसर आता है, और इस ड्यूरेशन में आपका ब्रेन पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आ गया? एग्जार्च कंडीशन ऑफ जाइलम, आपने देखा यार इसमें भी टाइम लग सकता है, इसको भी सेकेंड राउंड में करूंगा। तीसरा देखा, वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट इन, आपको सीधे सीधे पता है कि वेल डेवलप्ड पिथ किसमें प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट रूट में और डायकॉट स्टेम में। तो सीधे सीधे यहां पर आंसर दिया हुआ है 3। आपने 104 का क्या लगा दिया, 3, क्या आंसर लगा दिया 3। अभी आपने इनको देखा भी नहीं, समझ में आ गया? सीधे आपको आंसर मिल गया। हाईली थिक वॉल डिग्निफाइड सेल जनरली फाउंड इन फ्रूट वॉल, आपको मालूम है इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्लेरेट। 105 का क्या आंसर आ गया, 1। क्लियर है? अब आ जाओ, द कंपेनियन सेल इन द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। बड़ी बड़ी लैंग्वेज दिख रही है, बड़ी बड़ी लैंग्वेज दिख रही है, इसको बाद में करो। अब आ जाओ फिर से यहां पर पढ़ने के लिए। और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, ऑलवेज स्टार्ट्स विद फोर्थ ऑप्शन। क्यों फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करोगे? क्योंकि आप इस बात को समझना, हमेशा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ट्रैप होते हैं। ऐसा नहीं कि सही नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते, बट वो ट्रैप होते हैं। ऑलवेज स्टार्ट्स विद फोर्थ ऑप्शन, हमेशा फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करो। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्राइकोम? दे आर यूनिसेलर रूट हेयर्स। क्या ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स का मतलब रो ऑफ, और रो कभी भी यूनिसेल नहीं होती, रो ऑफ सेल। तो यहां पर यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत। जो वर्ड गलत है उसी को क्रॉस करो। समझ में आ गया? दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच, सही है। दे आर एपिडर्मल हेयर, सही है। दे प्रिवेंट वाटर लॉस, सही है। अब देखो, अब यदि आपसे मान लो ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, सिल्ला मिस्टेक हो, तो आप खुद देखो 3 सही है, 1 गलत है, ओड वन आउट कर दो, इसको कर लो। तो आप उलझोगे कि नहीं, नॉट करेक्ट, मिसमैच, इनकरेक्ट, इनमें कभी उलझोगे नहीं। क्यों? आपको पता है कि भाई 3 गलत है, 1 सही है, मतलब यही आंसर होगा। यहां पर हमको आंसर मिल गया 101 का क्या मिल गया, 4। अब आप मुझे बताओ, ऑल आर द फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एक्सेप्ट, फिर से फोर्थ ऑप्शन, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताओ, ये जो सेल होते हैं इनमें प्लास्टिड नहीं होता। क्या होता है? प्लास्टिड नहीं होता। मैंने बताया था ये वीआईपी नहीं होते। छोटे बच्चे, मेरिस्टेम को छोटे बच्चे मान लो, छोटे बच्चे वीआईपी नहीं होते। वी से वैक्यूल, आई से इंटरसेलुलर स्पेस और पी से प्लास्टिड, तो ये नहीं होता। एबिलिटी टू अंडरगो सेल डिवीजन, सही। डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। करके देख लो, प्रैक्टिकल करो, उसके बाद बताना। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल करो, उसके बाद में आप जवाब देना कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर हो गया? ऐसा ही हर सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इवन आपको डीपीपी भी वैसे ही सॉल्व करनी है, इसी तरीके से आपको टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया? और हमेशा ऐसे आंसर लिखते जाओ। और जैसे मान लो आपको 103 नहीं बना, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के आगे बढ़ जाओ। ऐसा मत करो कि तुरंत उसको कॉपी नोट्स देखने लगे। पहले पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन है, मान लो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। टाइमर साथ में रखो, डीपीपी सॉल्व किया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप बोलते हैं ना सर स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो सिखा रहा हूं। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, वो सिखा रहा हूं। समझ में आ गया? कैसे स्पीड बढ़ेगी, कैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये वो तरीके हैं। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों के होने के बाद एनसीईआरटी पर आओ। सर ये
ये कैसा हुआ? अभी तक तो हमने पढ़ा है कि भाई टॉपिक पढ़ो और उसके बाद एनसीईआरटी को ऐसे 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 करते जाओ। तुम कर लो ऐसे में तुम्हारा 5 साल जाएगा, पंचवर्षीय योजना जाएगी यदि तुम इस तरीके से मार्क करोगे। समझ में आ गया? और तुमको एनसीईआरटी याद भी नहीं होगी कभी। एनसीईआरटी मैंने आपसे क्या बोला, इज लाइक अ पजल। एनसीईआरटी कोई, मैं 1000 बार एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूं, उसके बाद भी मैं बोलूं कि मुझे एनसीईआरटी पूरी याद है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। समझ में आ गया? तो आप इस बात को समझना, कैसे याद करें। एनसीईआरटी में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को बस सर्कल करना है। क्लियर है? अब वो वर्ड्स कैसे पता चलेंगे? आपने नोट्स मल्टीपल टाइम्स किए, फिर आपने डीपीपी करी, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे ना, वही आप एनसीईआरटी में सर्कल आपको करना है। समझ में आ गया? आप याद करो 7th क्लास में आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक भाई है, तो मैथ्स में उसको मतलब नहीं बनता था, मतलब कमजोर था, या मान लो बाकी चीजें उसको थोड़ी बहुत बन भी जाती थी, पाइथागोरस नहीं बनता था। एक बार घुमा के पापा जी ने उसको घुमा के कान के नीचे दिया, पाइथागोरस थ्योरम, उसको बिल्कुल थ्योरम बिल्कुल अच्छे से याद हो गई। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, आपने देखा होगा जो चीज आपकी गलत हो जाती है, जिस चीज पे आपको पनिशमेंट मिल जाता है, वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। यही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो गए, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, उन क्वेश्चंस के उन वर्ड्स को आप जब एनसीईआरटी में सर्कल करोगे तो अब वो आपके दिमाग में छप जाएगा। हमेशा याद रखना, नोट्स, उसके बाद में क्वेश्चन, उसके बाद में एनसीईआरटी किया करो। दिस इज द करेक्ट वे। यदि आप इस वे में करोगे, कम टाइम में, याद रखना, बायो में जितना टाइम बचाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में उतने नंबर, एनर्जी, जितनी एनर्जी बचेगी उतने नंबर कमाओगे। ये सीधा सा फंडा है। समझ में आ गया? तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। दिस इज द रॉन्ग वे। अब देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, डायरेक्ट इलोंगेशन, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया डायरेक्ट, बाकी कोई काम का नहीं। या ऐसे वर्ड जो आपके नोट्स में नहीं है, केवल उनको सर्कल करो। जिससे क्या होगा, लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे ना, आपने देखा होगा टॉपर्स बोलते हैं हमने एनसीईआरटी 30 बार पढ़ी। तो एनसीईआरटी 30 बार पढ़ी का मतलब नहीं है ऐसे 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 करके पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, इन वर्ड पूरा पढ़ा बट इस वर्ड पे ज्यादा फोकस कर दिया। समझ में आ गया? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट व्हिच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, इट बियर्स लैटरल रूट। अब यहां पर हमने बोल दिया इट बियर्स लैटरल। समझ में आ गया? डायरेक्ट इलोंगेशन है जो बियर करता है लैटरल रूट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अब देखो जरा नीचे आ जाओ, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव। तो इस तरीके से आप देखो, इसमें जो काम की पॉइंट है, काम के पॉइंट है, सर हमको कैसे पता चलेगा? पहले नोट्स, देन क्वेश्चन, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले आपने यहां पर स्टार या सर्कल मार्क कर रखा है कि भाई 2023 में आया है, 22 में आया है। तो आप पहले एग्जामिनर को समझो, और यदि आप समझ गए तो याद रखना, इतना टाइम मोर देन इनफ है, आप हर सब्जेक्ट में फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू रिवाइज। किसकी बात कर रहे हैं? हाउ टू रिवाइज। क्या शॉर्ट नोट्स बनाए? नो शॉर्ट नोट्स इन बायोलॉजी। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। क्या बनाना है आपको? इंडेक्स बनाना है। आपको क्या बनाना है? इंडेक्स। समझ में आ गया? क्या बनाना है आपको? इंडेक्स। क्लियर हो गया? कैसे इंडेक्स? इस इंडेक्स की मदद से आप एक्टिव रिवीजन करोगे। समझ में आ गया? जैसे मान लो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मान लो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। हमने ग्लाइकोलिसिस के क्या पढ़े? स्टेप्स पढ़ लिया हमने, स्टेप्स। इसके बाद आप मुझे बताओ हमने किसके बारे में पढ़ा? मान लो हमने काइनेस के बारे में पढ़ा। आपने सेकंड लिख लिया काइनेस। तीसरा आपने लिख लिया कि कहां पर NADH प्रोड्यूस होता है, वो आपने लिख लिया। चौथा आप मुझे बताओ, आपने लिख लिया कहां पर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये इंडेक्स है। आपने ग्लाइकोलिसिस को देखा, तुरंत याद आया यार स्टेप्स कितने होते हैं? 10 स्टेप, 10 एंजाइम होते हैं। ठीक है, काइनेस कहां कहां यूज होता था? अच्छा, ग्लूकोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस यूज होता था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस
काइनेज यूज होता था, उसके बाद 3PG काइनेज होता था, फिर पायरुवेट काइनेज यूज होता था। तो आपको पता चला कि भाई ये कहां कहां एक्टिव रिवाइज करो। आप इंडेक्स जितना ज्यादा बनाओगे, और इंडेक्स को देख के सोचो, आप बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको नोट्स नहीं रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं करना, आप इंडेक्स को सामने रखो और सोचो। जब तुम सोचोगे तुम्हारा एक्टिव ब्रेन वर्क करेगा, और जब तुम्हारा एक्टिव ब्रेन वर्क करेगा तो तुमको चीज बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, और बीच के सारे जितने भी ब्लैंक्स हैं वो फिल हो जाएंगे। तुम करके देखो, समझ में आ गया? तुम करके देखो, तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तुम करो और फिर मुझे बताना, 1 महीने करके देखो, तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप रिवाइज करो। अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट पेपर एनालिसिस। तो टेस्ट पेपर एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी मैं एक पूरा लंबा वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चंस है, तो आप मुझे बताओ अपने क्वेश्चन जो लेफ्ट कर दिए, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उनको नहीं देनी। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है जो आपके गलत हुए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसकी देनी है? रॉन्ग क्वेश्चन को। समझ में आ गया? रॉन्ग आंसर, जिनके आंसर रॉन्ग हुए। अब रॉन्ग क्यों हुए देखो जरा। अब आप बोलोगे सर सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक के अंदर आप ज्यादा चीजें डालते हो, इसीलिए आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता। समझ में आ गया? सिली मिस्टेक के अंदर केवल और केवल आप इतनी चीजें डालोगे। सिली मिस्टेक, अच्छे से सुन लो, कान खोल के सुन लो। सिली मिस्टेक के अंदर आप केवल और केवल क्या डालोगे? OMR फिलिंग मिस्टेक। OMR फिलिंग मिस्टेक, समझ में आ गया? केवल और केवल क्या डालोगे? OMR फिलिंग मिस्टेक। इसके अलावा सिली मिस्टेक आप कुछ भी नहीं डालोगे। समझ में आ गया? अब मुझे बताना दूसरा, यदि मान लो आपसे बोला सर हम नॉट दिया था, नॉट नहीं देख पाए, करेक्ट लगा दिया, नॉट करेक्ट पूछा था हमने, करेक्ट लगा दिया, तो ये आपका सिली मिस्टेक में नहीं जाएगा, ये आपके लैंग्वेज एरर में जाएगा। ये किस में जाएगा? लैंग्वेज एरर में जाएगा। समझ में आ गया? किस में जाएगा आप मुझे बताइए? लैंग्वेज एरर में। हर टेस्ट के बाद अपनी डायरी बनाओ, उसमें इनको नोट्स करो, कौन सा क्वेश्चन किस वजह से हुआ, और इसके अलावा कोई भी रीजन है तो वो आपके कॉन्सेप्ट में जाएगा। समझ में आ गया? सीधे मार्क करो। मान लो सिली मिस्टेक आपकी 5 हुई, यहां पर लैंग्वेज एरर आपके 6 हुए, इसके बाद कॉन्सेप्ट मान लो आपके 4 हुए, तो इन तीनों में सबसे आसानी से आप जिसको करेक्ट कर सकते हो सबसे फर्स्ट, वो है ये लैंग्वेज एरर। कि अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आप और ध्यान से पढ़ोगे, नॉट को, मिसमैच को, इनकरेक्ट को, नॉट करेक्ट को आप सर्कल करोगे और ध्यान से पढ़ोगे। समझ में आ गया? जिससे इसमें कम हो, और आपका टारगेट रहेगा कि इस बार आपके 6 गलत हुए तो अगली बार आपके 5 गलत हो। धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, अचीव करोगे, और अचीव करोगे तो अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स बनाते जाओ। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पावर ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। छोटी छोटे से स्टेप्स बनाते जाओ, होता जाएगा। इसके बाद इसको, ठीक है, और उसके बाद इसको आप देखोगे आप में अपने आप इंप्रूवमेंट आने लगेगा। समझ में आ गया? तो ये आपको क्लियर हो गया टेस्ट पेपर एनालिसिस। अब हाउ टू कवर बैकलॉग। बैकलॉग को कैसे कवर करना है? हमेशा याद रखो, स्टार्ट फ्रॉम करेंट टॉपिक। जो अभी करेंट टॉपिक चल रहा है, किसी भी वजह से आपको बैकलॉग हो सकता है। भाई आप बीमार हो सकते हो, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, आपका बीच में मन नहीं था, आपका ब्रेकअप हो गया था, कोई भाग गया था, कोई भाग गई थी, कोई भी रीजन। अब आप क्या करो? करंट टॉपिक से स्टार्ट करो। रीजन, आप यदि पुराने टॉपिक से स्टार्ट करोगे ना तो करंट टॉपिक आपका बैकलॉग होते जाएगा, तो आप हमेशा पीछे रहोगे। आप पहले इसको पढ़ो, कितने? फॉर 1 मंथ। 1 मंथ, समझ में आ गया? अब 1 मंथ में क्या हो जाएगा? अभी आपने एक 15 दिन, 20 दिन या 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं करी है, तो आपका ब्रेन थोड़ा सा आप मुझे बताओ लिथार्जिक, स्लोस में, बिल्कुल आलसी मोड में पड़ा हुआ है। जब 1 महीने पढ़ोगे तो आपका ब्रेन वापस एक्टिवेशन मोड में आ जाएगा, और जब वापस एक्टिवेशन मोड में आ जाएगा उसके बाद में आप क्या करो? बैकलॉग को डिवाइड करो। समझ में आ गया? क्या करो? बैकलॉग को डिवाइड करो। समझ में आ गया? इस तरीके से डिवाइड करो। कितने चैप्टर्स हैं? रोज आप क्या करो? 1 आवर निकालो।
समझ में आ गया? 1 आवर निकालो, 1 घंटे निकालो आप किस चीज के लिए? बैकलॉग के लिए। आप देखोगे आपका कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 शॉट्स पड़े हुए हैं, आप 1 शॉट से देख के भी कवर कर सकते हो बैकलॉग। समझ में आ गया? तो 1 आवर आप निकालो और इसको 1 शॉट से कवर करो। किससे कवर करो? 1 शॉट लेक्चर से आप कवर करो। सर इनको भी 1 शॉट से कर ले? नहीं, इनको 1 शॉट से करो। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ लास्ट, हाउ टू स्टे हैप्पी एंड मोटिवेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप सक्सेस पाना चाहते हो, सक्सेस के फ्लोर तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको पहले हैप्पीनेस के इंडेक्स में एंटर करना पड़ेगा, हैप्पीनेस की लिफ्ट में एंटर करना पड़ेगा। रोज अपने आप से पूछो आज आपका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा था। रोज अपने आप से पूछो। यदि आज आप खुश थे तो आज आपकी पढ़ाई फ्रूटफुल हुई है, यदि आज आप खुश नहीं थे तो आपकी पढ़ाई फ्रूटफुल नहीं हुई है। समझ में आ गया? तो कैसे अपने आप को ऐसा रखें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं। सबसे पहला स्पोर्ट्स। समझ में आ गया? किसकी हम बात कर रहे हैं? स्पोर्ट्स। 30 मिनट कोई भी आप इसमें रनिंग कर सकते हो। समझ में आ गया? क्या कर सकते हो? आप रनिंग कर सकते हो। क्लियर है? देखो एक सीधा सा फंडा बता रहा हूं, आप रनिंग करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया की डिमांड बढ़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की डिमांड बढ़ेगी, उसका नंबर बढ़ेगा, वो ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेगा, आपके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो आप अपने आप हैप्पी रहोगे। समझ में आ गया? रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो। समझ में आ गया? या फिर आप घर में ही रहते हो तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। समझ में आ गया? सबसे बेस्ट है आप इसको यदि 10 बार कर लोगे, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? सबसे पहला स्पोर्ट्स। दूसरा स्लीप, 6 आवर कंटिन्यूअस स्लीप। कंटिन्यूअस स्लीप, याद रखना, ऐसी गलती मत करना 3 घंटे सो लिया फिर 3 घंटे सो लिया, नहीं। आप मुझे बताओ कंटिन्यूअस स्लीप, हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। कंटिन्यूअस स्लीप 6 आवर्स, और इसका टाइम फिक्स करो, फिक्स टाइम। अब आप बोलोगे क्यों टाइम फिक्स करना है? क्योंकि ब्रेन में जो पार्ट हमारे इस डे नाइट रिदम को कंट्रोल करता है, वही पार्ट हमारे इमोशंस को, मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो यदि आप इसको फिक्स रखोगे, देखो आप रात को ज्यादा देर तक पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ो, बट उसको फिक्स करो। बट उसको आप क्या करो? फिक्स करो। आप फिक्स करोगे तो आपका इमोशंस कंट्रोल रहेंगे। आप करके देखो, एक हफ्ते आप यदि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करोगे तो आपके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, आपको अपने आप डिप्रेशन आएगा। क्लियर है? स्पोर्ट्स, स्लीप और सनलाइट। पता नहीं ऐड दिखा दिखा के कि निखार चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा एंटी डिप्रेशेंट होता है सनलाइट। 10 मिनट भी आप यदि सनलाइट में बैठ रहे हो, 10 मिनट भी यदि आप सनलाइट में बैठ रहे हो, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। और उसके बाद स्मॉल टारगेट, स्मॉल टारगेट, ये हैप्पी रहने का तरीका है। यदि आपके मान लो 400 नंबर आ रहे हैं, तो आप अगला टारगेट 420 का बनाओ। उसके बाद आप किसका बनाओ? 440 का बनाओ। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, स्मॉल स्मॉल टारगेट बनाओ। आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। याद रखना, आप अचीव कर जाओगे पूरा का पूरा। क्लियर है? और लास्ट, विश यू गुड लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।